अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यू विल बी सरप्राइज कि मैं कौन बात कर रहा हूँ, है ना बच्चों। सर तंजील बिजी हैं। सर तंजील आपकी नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करेंगे, राइट। होप सो सर ने आपको बता दिया होगा। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो इट्स योर गुड लक और बैड लक, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने लास्ट क्लास में मेरा लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया होगा। ओके वेल, एग्जैक्टली यू आर सरप्राइज। एनी हाउ, तो आज हम कुछ नया डिस्कस करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा। कुछ नया डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम डीके के बारे में पढ़ा था। ओके, मूड बेटा बन जाएगा, डोंट वरी। बस सिर्फ इनिशिएट करने दें मुझे, आप ही सबसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि अच्छा ये आपको आता है। ओके श्योर बेटा, ले लें नोट्स, ले लें रजिस्टर, ले लें वाट एवर, जो जो चीज़ें लेनी है ले लें। यू विल बी सरप्राइज। बस सिर्फ आप 2 मिनट दे दें, उसके बाद आपका मूड बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप कहेंगे कि वाकई पैथ आज पढ़ने वाली है। हमने लास्ट क्लास में डीके के बारे में पढ़ा था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में पढ़ा था। एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लें। हाँ मरियम, चलें पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि डीके कब होता है। आज हमने जो क्लास में डिस्कस करना है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। कि रेटिनोपैथी कैसे होती है, या ब्लाइंडनेस कैसे होती है, या मैकुलर एडीमा कैसे होता है, या रेटिना कैसे डैमेज होता है डायबिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले कि हम थोड़ा सा डीके के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डीके बड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो आज हम एक शॉर्ट सा रिव्यू उसका भी ले लेते हैं, ताकि आप लोगों की कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बाद में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। बड़े गौर से चीज़ें सुननी है कि डीके में क्या होता है। इसमें हमने ये कहा था कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है, कीटोसिस होती है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। यही 3 चीज़ें थी ना। इसमें हमने ये कहा था कि जो हाइपरग्लाइसीमिया होएगा उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो मोर देन 250 mg पर DL होगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ओके, तब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये सारा कुछ होता कैसे है। पहली जो चीज़ थी, हमने कहा था कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसके रिजल्ट में ग्लूकागान एक्सेस हो जाता है, ग्लूकागान ज़्यादा हो जाता है। और इंसुलिन और ग्लूकागान एक दूसरे के काउंटर या एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। ओके श्योर 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 श्योर, वेरी ठीक है। अच्छा, इंसुलिन और जो ग्लूकागान है ना, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है ना, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकागान का एक्सेस हो जाता है, अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन ने जो ग्लूकोज थी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था, लिपोलाइसिस को इनहिबिट किया था, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट किया था, हाइपरग्लाइसीमिया को ख़त्म किया था, ठीक है। ये सारे काम कौन कर रहा होता है, इंसुलिन कर रही होती है। लेकिन जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या इंसुलिन नहीं मिलेगी, तो उसके रिजल्ट में ग्लूकागान एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। और इंसुलिन और ग्लूकागान को जो स्टॉप कर रहा होता है, दैट इज सिमेटोस्टेटन, दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द डेल्टा सेल, ठीक है। तो जब ग्लूकागान की एक्सेस हो जाएगी ना, तो ग्लूकागान एक्सेस होने के रिजल्ट में पहला काम ये होगा कि लिपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी। सो व्हाट इज लिपोलाइसिस? जज़ाकल्लाह बेटा, आई एम मोर देन फाइन, थैंक यू। व्हाट इज लिपोलाइसिस? चलें इसको और अपोजिट कर लेते हैं, और आपके लिए इजी कर देता हूँ मैं। जैसे इंसुलिन की डेफिशिएंसी होएगी ना, तो इंसुलिन डेफिशिएंसी होने की वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगी। ऐसे है। तो जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी, तो सेल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, राइट। जब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, तो वहाँ पे जो प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, फैट की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, ताकि
जो ग्लूकोज है उसके लेवल को मेंटेन किया जा सके। गॉट इट? ओके, वेरी गुड बेटा। फैटी एसिड की ब्रेकडाउन हो रही होती है, फैट की ब्रेकडाउन हो रही होती है। ओके, वेल वेल वेल, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये जो ब्रेकडाउन होएगी ना, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है या अमाइनो एसिड की हो रही है या लिपिड्स फैट की ब्रेकडाउन हो रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज लिपोलाइसिस। और लिपोलाइसिस के रिजल्ट में क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, मैंने ये बताया था आपको कि ये लीवर में जाती हैं और कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो कीटोन है दैट विल लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये क्या करवाती है, ये सीएनएस को डिप्रेस करवाती है, पेशेंट को कोमा की तरफ लेके जाती है। अब इसको आसान तरीके में और आपको समझाता हूँ। ओपन नहीं हो रहा है इसलिए मैं, ओके श्योर बेटा, कर लीजिएगा, कर लीजिए, कर ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जैसे ही ग्लूकोज अपटेक कम होएगी ना, तो जो मसल है उसके अंदर तो ग्लूकोज, या सेल के अंदर तो ग्लूकोज है नहीं। जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकागान ने क्या करना है, वहाँ पे जो प्रोटीन स्टोर फॉर्म में पड़ी होती है उसको अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अब ये जो अमाइनो एसिड बन रहे होते हैं ना, इससे अगेन ग्लूकोज के मालिक्यूल बनते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ग्लिसरॉल या अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो प्रोटीन के मालिक्यूल्स, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। गॉट इट? कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होएगी, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो चुका होगा, सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो चुका होता है, सेल के अंदर प्रोटीन पड़ी होती हैं, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में अमाइनो एसिड यूज होते हैं, अमाइनो एसिड को ग्लाइको हाँ, ग्लूकागान यूज करके ग्लूकोज बना रहा होता है और उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। अब जैसे ये ग्लूकोज बनती रहेगी, ग्लूकोज बनने के रिजल्ट में हाइपरग्लाइसीमिया होएगा बॉडी के अंदर। दूसरी कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि वाटर बैलेंस किस तरह होता है, डिहाइड्रेशन किस तरह होती है, ये सर्कुलेटरी फेलियर किस तरह होता है, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ना पेशेंट्स मोस्टली कार्डियक डिजीज की तरफ मूव करता है और कार्डियक फेलियर होना शुरू हो जाता है। उस पेशेंट्स को हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, डायबिटीज इंड्यूस्ड हो रहा होता है। उसमें कैसे होता है कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर काम होएगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होएगी, अमाइनो एसिड्स बनेंगे, अमाइनो एसिड्स ग्लूकागान यूज करके ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ग्लूकोज के मालिक्यूल सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा होएगी तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होएगा, हाइपरग्लाइसीमिया क्या करता है, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस काज करवाता है। अब जैसे ही ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होएगी तो उसके रिजल्ट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना शुरू हो जाएंगे, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे। अब एक यहाँ से एक इंडिकेटर और भी मिलता है कि जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे या वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं तो दैट विल लीड टू कार्डियक अरिथमियास। एक इंडिकेटर ये मिल जाता है हमें। वेरी गुड इवनिंग बेटा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं तो दैट विल लीड टू डिहाइड्रेशन। अब जैसे डिहाइड्रेशन होएगी तो ये अगेन सर्कुलेटरी फेलियर को लीड कर रही होती है। दो कंडीशन कि एक सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा होता है, दूसरा जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुकी होती है तो उसके रिजल्ट में पेशेंट्स का जो सीएनएस है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज़, जब सीएनएस की डिप्रेशन होती है तो दैट विल लीड टू कोमा। ये कल मैंने चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है और हाइपोग्लाइसीमिया होता है, विच वन इज मोस्ट डेंजरस फॉर द पेशेंट, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया? और उसका रैशनल भी मैंने पूछना है, ये आप तुक्का नहीं लगाएंगे। आपने बताना है कि हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट के लिए ज़्यादा डेंजरस है या हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है। अगर हाइपर है तो वो क्यों है, तो वो क्यों है। हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है, ओके। एक आंसर हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, जो कह रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया वो अपना रैशनल दें कि हाइपरग्लाइसीमिया क्यों डेंजरस है। ओके, मोस्टली अच्छा, हाइपरग्लाइसीमिया के भी थोड़े वोट हैं मेरे पास, थोड़े आंसर आए हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, हाइपो के ज़्यादा आ गए हैं।
जो कह रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया, वो अपना रैशनल दें कि हाइपरग्लाइसीमिया कैसे डेंजरस है, और जो कह रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया वो अपना रैशनल दें कि हाइपोग्लाइसीमिया कैसे डेंजरस है। ओके मरियम, बिल्कुल ऐसे ही है। पेशेंट्स को हमेशा कहा जाता है कि हाइपो में ना जाए, टॉफ़ी वगैरह पास रखे और वो खाना खाए, है क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, कीटोन बनेंगे, पेशेंट डीके में जाएगा। ओके वेल ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया डीके लीड काज करवाएगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर आपने कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। भैया ने उन्होंने कहा है कि जो ब्रेन सेल्स हैं ना उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। ब्रेन सेल की डेथ क्यों होएगी? क्योंकि ब्रेन सेल जो है ये डायरेक्ट ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोग्लाइसीमिया। अब याद रखिएगा ये जो डीके होता है ये क्रोनिक स्टेज में जाके हो रहा होता है। जब कंसिस्टेंटली हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा उसके बाद ये जाके रेटिनोपैथी होगी, नेफ्रोपैथी होगी, न्यूरोपैथी होगी, देन जाके ये बड़े टाइम के बाद डीके के में पेशेंट जाता है। लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट्स है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं, अब याद रखिएगा कि न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ और नेफ्रॉन, जो न्यूरॉन्स है ना इनको इंसुलिन नहीं चाहिए होती, ये डायरेक्ट ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। अगर इनको ग्लूकोज नहीं मिलती तो ये कीटोन्स को एज एनर्जी सोर्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब पेशेंट्स डायबिटिक है तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो उसके रिजल्ट में जो न्यूरॉन्स हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, उनके पास तो ग्लूकोज जा ही नहीं रही। जब ग्लूकोज नहीं जाएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स हैं उन वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, सीएनएस डिप्रेसेंट होना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स वाई वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं उनको इसलिए कहा जाता है कि पॉकेट में कोई चीज़ मीठी रखें कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उनकी डेथ ना हो जाए। ओके एग्जैक्टली, इंटरफेयर विद इम्यून सिस्टम एज वेल, ठीक है। ओके बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, ठीक है। ओके वेल, ओके सो द आंसर इज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस है। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिस्कस की है, शायद आपने रिवाइज नहीं किया होगा, तो किया ही नहीं किया। चलें, डायबिटिक, यस यू आर विनर बेटा, डेफिनेटली। ओके, चलें दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि ये जो हम एक्सोजीनियस इंसुलिन दे रहे होते हैं ये क्यों देते हैं? सेकंड क्वेश्चन, बोनस। अब ये ना बताइएगा कि ये सर टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इवन के नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में भी आप इंसुलिन दे रहे होते हैं। जब ग्लाइसीमिक एजेंट से ट्रीट नहीं होता, पेशेंट ट्रीट नहीं होता या उसका शुगर लेवल मैनेज नहीं होता तो उस टाइम उसको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। ओके वेल, वेरी गुड, कीटोएसिडोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ओके वेल, ठीक है। डायबिटीज़ की तरफ अगर जाएं तो मैंने आपको एक अच्छा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में हमने एक सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया के बारे में डिस्कस किया था। एनीबॉडी नोज के व्हाट इज़ दैट? डेफिनेटली बेटा, वेरी वेल, आप लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप फट से आंसर कर देते हैं, या मेरे क्वेश्चन इजी हो गए हैं? ओके वेल, वेरी गुड बेटा नीलम। उन्होंने कहा कि एक्सोजीनियस इंसुलिन इसलिए दी जाती है डायबिटीज़ टाइप 1 वाले पेशेंट्स को कि उनको कीटोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, या कीटोएसिडोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। वेरी वेरी वेल बेटा। सोडो हाइपोन्यूट्रीमिया क्या होता है, कैसे होता है? मुझे लग रहा है मेरे क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं या आप लोगों को बहुत ज़्यादा आना चीज़ें शुरू हो गई हैं?
अच्छा, अगर Na डिक्रीज हो जाता तो वाई इट इज कॉल्ड सोडो हाइपोनेट्रीमिया। अभी नहीं आंसर आया अभी तक, किसी ने अच्छा आंसर नहीं किया। बेटा मेरे स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ते हैं। ओके, वन थिंग इज के पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है, दूसरा ये है कि सोडियम की डिल्यूशन हो जाती है। अभी तक सोडियम की डिल्यूशन के बारे में किसी ने नहीं बताया। अगर आप सोडियम की डिल्यूशन के बारे में बता देते तो दैट वाज कि उस कंडीशन को सोडो हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। वेल, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड डेफिनेटली बेटा हो जाती है। हाँ ना, हाँ ना। ओके, वेरी गुड बेटा। सोडो हाइपोनेट्रीमिया पोटाशियम और वाटर की इंटरसेलुलर से एक्सट्रासेलुलर शिफ्टिंग की वजह से और डिल्यूशन इफेक्ट की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। बेटा ये अब तो वो राजी देखा जा रहा है, उसमें से बच्चा जो रो रहा है वो था। मरियम बड़ी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुन रही है ना? ओके, सो सोडो हाइपोनेट्रीमिया भी हो गया। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर के व्हाट इज रेटिनोपैथी। अब आप थोड़ा सा मुझे पहले बताएंगे रेटिनोपैथी के बारे में, रेटिना के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगा कि ये रेटिनोपैथी होती कैसे है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको, अगर मैंने पीपीटी में एक स्लाइड ऐसी डाली होती है, ऑस्मोटिक डायरेसिस वाटर शिफ्टिंग प्रेजेंट। ओके, वेल गुड, वेरी गुड बेटा, ये भी ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू ऑस्मोटिक डायरेसिस, वाटर शिफ्टिंग होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, तो उस वजह से भी हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है बेटा। ओके, मैं आपको ना एक स्लाइड्स पे रेटिनोपैथी में डिफरेंस दिखाता हूँ। एक नॉर्मल रेटिना है और एक अब नॉर्मलिटी हो गई है, डैमेज ऑफ रेटिना। ओके, डैमेज, ओके बेटा, इसमें देखिएगा, इसमें आप लोगों को ये शो हो रही है पीपीटी। ओके, आईसाइट वीक होती है, ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है। वेल, ठीक है। अब ये देखिएगा, एक नॉर्मल रेटिना है और एक डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? ओके, एग्जैक्टली, डैमेज ऑफ रेटिना ऑफ आई होता है बेटा, एग्जैक्टली यू आर राइट। वीएन लॉस होना शुरू हो जाती है, मैकुलर एडिमा होना शुरू हो जाता है, एनोरिदम होना शुरू हो जाती है, डी अटैचमेंट ऑफ रेटिना एज वेल, एग्जैक्टली डी अटैचमेंट बिल्कुल हो जाती है बेटा। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उस इमेज में आपको क्या क्या वेरिएशन नजर आ रही हैं। ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे हैं। ओके, वेल, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा, ब्लैक स्पॉट्स के अलावा क्या चीज़ नजर आ रही है? क्या रेटिना का जो स्ट्रक्चर्स है वो नॉर्मल नजर आ रहा है? कि ब्लड वेसल्स जो हेल्दी रेटिना के अंदर जैसे स्कैटर्ड हैं, क्या इसी तरह डायबिटिक रेटिना के अंदर स्कैटर्ड हैं? वेरी गुड बेटा, कोला भी रेगुलर होता है। ठीक है, एडिमा होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। ओके, एक एक पे और दिखाता हूँ आपको। आई थिंक मैंने दूसरी पिक नहीं डाली है इसमें।
हाँ, ये रेटिनोपैथी नहीं है बेटा इसके अंदर, ये कंप्लीट एक रेटिना की इमेज है। अभी इसको एक सेकंड्स के लिए देखिएगा और एक अब नॉर्मलिटी की तरफ आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर आप लोगों ने चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है। डी अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, एडीमा होना शुरू हो जाता है। वेरी गुड, ऐसे ही होता है। अब ये माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। अब ये देखिएगा कि इसके अंदर ये माइक्रो एनोरिदम है, स्मॉल स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलिटेशन होना शुरू हो गई है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। अब अगर इस स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे तो ये देखेंगे इनके अंदर कोई डायलिटेशन नहीं है, रेटिनल इमेज बिल्कुल ठीक है। और अगर इस स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर डायलिटेशन होना शुरू हो गई है। ये माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें मॉडरेट एनोरिदम होना शुरू हो गई है, एक्सोडेशन फॉर्मेशन हो गई है और फ्लेम शेप हेमरेज होना शुरू हो गया। अब अगर मॉडरेट मॉल्ड के अंदर क्या था, सिर्फ एनोरिदम थी, अब नॉर्मल डायलिटेशन थी। जब हम मॉडरेट की बात करते हैं तो उसमें एनोरिदम होती है, एग्जैक्टली एक्सोडेशन हो रही होती है और तीसरा हेमरेज होना शुरू हो जाती है। ये तीन कंडीशन मॉडरेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम सवेयर की बात करते हैं तो सवेयर के अंदर वीनस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये बेटा ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग नहीं है। और साथ भी एनोरिदम डैमेज हो चुकी होती है, एक्सुडेशन सवेयर हो चुकी होती है और हेमरेज सवेयर हो चुका होता है। जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो इसको कहा जाता है सवेयर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ऐसे पेशेंट्स को वीएन में स्टॉक है, एग्जैक्टली उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या है। अच्छा, अब ये दो तरह से होती है, प्रोलिफरेटिव होती है, एक नॉन प्रोलिफरेटिव होती है। अब प्रोलिफरेटिव के अंदर बेटा ना न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, न्यू वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ओके, ठीक है। दूसरा विट्रस या पेरिरेटिनल हेमरेज होना शुरू हो जाता है। विट्रस ट्यूमर्स के अंदर हेमरेज होना शुरू हो जाता है या रेटिना के अंदर इटसेल्फ हेमरेज होना शुरू हो जाता है। ये एक ब्लैक स्पॉट्स एग्जैक्टली ठीक है। प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी के अंदर बेटा ये नॉन वेस्कुलराइजेशन है, देन न्यू वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं साथ में, रेटिना के साथ में न्यू वेस्कुलराइज एंजियोजेनेसिस जिसे समटाइम्स कहा जाता है। इसके अलावा जो का स्पॉट्स होते हैं डेंस होना शुरू हो जाते हैं, हार्ड एक्सुडेशन होना शुरू हो जाती है और ब्लॉट हेमरेज होना शुरू हो जाता है। ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं रेटिनोपैथी के अंदर। अब हम इसका एक शॉर्ट सा रिव्यू भी ले लेंगे कि रेटिनोपैथी क्या होती है। अब हम मूव करते हैं स्लाइड्स के ऊपर। इस स्लाइड्स के ऊपर इसमें पहले इनिशियस में लिखा हुआ है कि डायबिटीज़ क्या होती है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि डायबिटीज़ होती क्या है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ये डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिनोपैथी है कैसे हो रही होती है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोगों का टेस्ट नेफ्रोपैथी हो गई, रेटिनोपैथी भी हो गई, न्यूरोपैथी हम मंडे को कर लेंगे और वेडनेसडे को आपका टेस्ट हो जाएगा डायबिटीज़ का, जिसमें डायबिटीज़ होएगी, रेटिनोपैथी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होएंगी और बस आई थिंक दैट्स एनफ। बट यू से ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिस्कस कर लेंगे। ट्यूसडे आप लोगों के पास पूरा है और देन वेडनेसडे को आप लोगों का डायबिटीज़ का टेस्ट हो जाएगा। डन, ओके। सो डायबिटीज़ मेलाइटस आप लोगों ने अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है, पहले मल्टीपल टाइम्स डिफाइन किया आप लोगों की के अकॉर्डिंग मैंने इस दफ़ा डेफिनेशन लिखी है, खुद से लिखी है कि कैसी कंडीशन ग्रुप ऑफ डिसीज़ है कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। पहले हम हाइपरग्लाइसीमिया की बात करते थे, आज ये मैं कर दिया कि चलो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। अब ये रिजल्ट्स किस तरह से होता है, डायबिटीज़ रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेक्ट इन द बॉडीज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड और द यूज़ ऑफ इंसुलिन। रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगी, यूज़ नहीं कर सकेगी, उसके रिसेप्टर्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे, ये इंसुलिन जो सिक्रीशंस है बीटा सेल से वो नहीं होगी। ओके श्योर बेटा, ये मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी ले सकती हैं। मैं भी अगर कहेंगे तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नथिंग टू वरी। ओके,
तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है, यूजुअली इट्स डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स एंड वाज प्रीवियसली नोन एज juvenile diabetes. In type 1 diabetes, the body does not produce insulin. 5% of the people with diabetes have this form of diabetes disease होती है, only 5% people suffer कर रहे होते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन और द सेल इग्नोर द इंसुलिन, इग्नोर या रिस्पॉन्ड नहीं करते। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है मोस्टली ओबीज लोगों के अंदर कॉमन होती है, और जब ओबीज होते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मैं क्वेश्चन ये पूछा था कि वेट इंक्रीज होता है या वेट लॉस होता है। वेट इंक्रीज क्यों होता है बेटा? वेट इंक्रीज नहीं होता। अगर वेट इंक्रीज हुआ है तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है, जिसकी वजह ये है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है वो पूरी बॉडी के लिए सफिशेंट ही नहीं होती। सेल का साइज इतना बढ़ चुका होता है, हाइपरट्रॉफी हो चुकी होती है, हाइपरप्लेजियाज हो चुकी होती हैं, तो उसके रिजल्ट में जो अमाउंट ऑफ इंसुलिन सेक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल इज नॉट सफिशेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं होती। जब रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो एट द एंड क्या होगा कि वहाँ पे जो सेल्स हैं उनके अंदर ग्लिकोलाइसिस होना शुरू हो जाती है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उस वजह से जो सेल का साइज़ है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और एट द एंड वेट रिडक्शन होना शुरू हो जाती है। ओके, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, अच्छा मोस्टली आप लोगों को हर जगह पे मिला हुआ मिलेगा डी आर। डी आर स्टैंड्स फॉर diabetic retinopathy. DR stands for diabetic retinopathy. Progressive dysfunction of retinal blood vessels caused by chronic hyperglycemia. अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो रेटिना है ना, जो रेटिनल ब्लड सप्लाई है, इसको कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं मिलती। जो रेटिना होता है ना, सिर्फ इसको एक ही रेटिनल आर्टरी जाके ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसके साथ कोई और ब्लड सप्लाई, कोई और आर्टरी ब्लड सप्लाई करती नहीं है। अगर किसी वजह से वो रेटिनल आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसकी अपनॉर्मल डायलिटेशन हो जाती है, अगर वहाँ पे एडीमेटस कंडीशन हो जाती है, एडीमा बन जाता है, तो जो रेटिना है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं रेटिना को ब्लड सप्लाई करने के लिए। जिस तरह सपोज हम रेडियस और अल्नर आर्टरी की बात करते हैं ना, अच्छा रेडियस और अल्नर आर्टरी कहाँ पे होती है? अगर आप अपने हैंड को लेना तो पाम ऑफ हैंड पे देखेंगे तो आपका रेडियस और अल्नर आर्टरी है, जो ऊपर है रेडियल आर्टरी है, नीचे अल्नर आर्टरी है। अगर आप रेडियल आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे ना थोड़ी देर के लिए, ये काफ़ी टाइम के लिए भी ब्लॉक करेंगे ना, तो आपकी जो अल्नर आर्टरी है ना वो कोलेटरल सर्कुलेशन के थ्रू पूरे पाम ऑफ दी हैंड को ब्लड सप्लाई करती रहेगी। दैट इज़ नोन एज कोलेटरल सर्कुलेशन। लेकिन जो रेटिना है ना, रेटिना को सिर्फ एक ही आर्टरी, रेटिनल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है, एल्बो में और अल्नर में। अच्छा ओके, वेल ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो होगा क्या कि जब कोलेटरल सर्कुलेशन ही नहीं होएगी, कोलेटरल सर्कुलेशन ना होने के रिजल्ट में जो रेटिना है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब ये डैमेज कैसे होएगा? जब हाइपरग्लाइसीमिया होएगा, ग्लूकोज का लेवल कंसिस्टेंटली ज़्यादा रहता है, तो ग्लूकोज उस रेटिना आर्टरी के अंदर अपने डिपॉजिट्स बनाना शुरू कर देता है। जब अपने डिपॉजिट्स बनाएगा तो रेटिनल आर्टरी अब नॉर्मल डायलेटेट होना शुरू हो जाती है, डायलेट होना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन को कहा जाता है माइक्रो एनोरिदम। एनोरिदम का मीन भी यही होता है कि अब नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ समथिंग। तो जो रेटिनल आर्टरी है, जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ज़्यादा देर के लिए स्टे करेंगे तो उसके अंदर अब नॉर्मल डायलिटेशन होना शुरू हो जाएगी। अब नॉर्मल डायलिटेशन समटाइम्स ऐसे करती है कि जब पीछे से प्रेशर बढ़ता है ना, तो अब नॉर्मल डायलिटेशन ऑलरेडी हो चुकी होती है, वो प्रेशर बेयर नहीं कर सकती, बेयर ना करने की वजह से रैप्चर होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे हेमरेज भी हो सकता है। तो इसलिए हमने कंडीशन तीन कंडीशन सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें पहली कंडीशन एनोरिदम होती है, दूसरे में एक्सोडेशन होना शुरू हो जाती है, तीसरी कंडीशन में हेमरेज होना शुरू हो जाता है। तो ये जब ओके, जैसे टीबियर फेबुला है, एग्जैक्टली बेटा टीबियर फेबुला वाली एग्जांपल भी ठीक है। एग्जैक्टली बेटा, टीबियर फेबुला में भी कोलेटरल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। तो जब अगर किसी वजह से ये रेटिनल आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो जो रेटिना है इसकी डी अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। जैसे डी अटैचमेंट होएगी तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि ये रेटिनोपैथी होना शुरू हो गई है, कि रेटिना की डिजीज़ होना शुरू हो गई है। अब जो उस डिजीज़ के पीछे क्या था, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है जो रेटिना को जाके डैमेज कर सकती है, लेकिन मेनली डायबिटीज़ इंड्यूस्ड हो रही होती है। गॉट इट?
Okay, diabetic retinopathy can be complication of type 1 diabetes and type 2 diabetes. दोनों की complication हो सकती है. Initially, diabetic retinopathy is asymptomatic. If not treated, then it can cause low vision and blindness. जिस तरह आप लोग पहले बता रहे थे, वॉइस नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कहाँ गई है बेटा? कंफर्म कीजिएगा. नेटवर्क तो ठीक है बेटा, नेटवर्क का इशू नहीं आ. ओके, इनिशियली क्या हो रहा होता है कि जो डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी हो रही होती है, ये सिम्टोमेटिक होती है. ओके, वेल, ये सिम्टोमेटिक होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही इसको ट्रीट ना किया जाए, इवन के दैट रिकमेंडेड, डॉक्टर रिकमेंड्स के एवरी मंथ वो पेशेंट्स जो डायबिटीज़ वाले हैं उनको ऑप्थाल्मोलॉजी में चेकअप के लिए जाना चाहिए. आई सर्जन को दिखाना चाहिए, आई फिजिशियन को दिखाना चाहिए. अगर वहाँ पे कोई भी एक्सुडेशन हो रही है, हेमरेज हो रहा है, या रेटिनल आर्टरी डैमेज हो रही है, या माइक्रो एनोरिथम एग्जिस्ट कर रहा है, या ब्लड ग्लूकोज वहाँ पे डिपॉजिट्स हो रहे हैं, तो उसको इलिमिनेट करवाना चाहिए अनटिल अनलेस के वो विजन या ब्लाइंडनेस को लीड ना कर जाए. ओके, डायबिटिक रेटिनोपैथी इज कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal retinal vascular permeability. अब पहली कंडीशन क्या है कि रेटिनल वेस्कुलर परमेबिलिटी abnormal होना शुरू हो जाएगी, परमेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी. अब ये जो परमेबिलिटी है, ये क्या करती है? ये एडीमा को लीड कर रही होती है. जैसे ही वेस्कुलर परमेबिलिटी होगी, तो जो ब्लड है या जो फ्लूइड है वो लीक आउट करके ब्लड वेसल से बाहर आना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा माइक्रो एनोरिथम होना शुरू हो जाएगी. माइक्रो एनोरिथम abnormal डायलिटेशन, थोड़ी थोड़ी जगहों पे अब नॉर्मल डेलिटेशन होना शुरू हो जाएगी, और न्यू वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी. न्यू वेस्कुलराइजेशन का मतलब ये है कि जैसे ही वहाँ पे वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, अडीमा होएगा, माइक्रो एनोरिदम होएगी, तो वहाँ पे एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है, न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं. और जैसे ही ये माइक्रो एनोरिदम एग्जिस्ट करेगी, पीछे से प्रेशर किसी वजह से बढ़ गया है, तो दैट विल लीड टू हेमरेज. रेटिना के अंदर हेमरेज होना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा वहाँ पे अगर हेमरेज हुआ है तो अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट होना है, वहाँ पे स्कारिंग होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड क्या होगा कि रेटिना जो है वो डैमेज हो जाएगा, रेटिना डी अटैच हो जाएगा. जैसे ही रेटिना की डी अटैचमेंट होगी, तो इस कंडीशन को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है. गॉट इट? तो ये 3 से 4 कंडीशन अगर सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं ड्यू टू डायबिटीज़, तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है, जिसमें रेटिनल वेस्कुलर परमेबिलिटी का इंक्रीज हो जाना, माइक्रो एनोरिथम फॉर्मेशन होना, न्यू वेस्कुलराइजेशन होना, और इनकी वजह से हेमरेज, स्कारिंग और रेटिनल अगर डी अटैचमेंट हुई है, तो उसको कहा जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी. इसके लिए मैंने और इजी करने के लिए आप इसको एक डायग्राम के ऊपर भी दिखाया हुआ है. आप लोग वो पढ़ेंगे, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा. ओके, तो रेटिना क्या है बेसिकली? अब आ जाते हैं रेटिना के ऊपर. हमने कहा कि रेटिनोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है बेटा, डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर काज हो सकती है, और मोस्टली पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर इज अनदर काज, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर कम हो चुका होता है, वेनस रिटर्न बढ़ चुकी होती है. ओके, तो रेटिना क्या है बेसिकली? द रेटिना इज ए मल्टी लेयर्ड लाइट सेंसिटिव न्यूरल टिश्यू lining the inner eyeball. Light is focused onto the retina and transmitted to the brain through the optic nerve. अब रेटिना जो है ये थ्रू ऑप्टिक नर्व ब्रेन के साथ इसके अटैचमेंट होता है. जैसे ही किसी चीज़ को देखते हैं आप, उसका फोकस पढ़ने के बाद, फोकस होने के बाद रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, और ये इमेज डिटेक्टेड थ्रू ऑप्टिक नर्व और प्रोसेस होता है ब्रेन के अंदर. तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ ये हो सकती है. मेकोला इज हाईली सेंसिटिव एरिया इन द सेंटर ऑफ द रेटिना. रेटिना के सेंटर में पड़ा होता है मेकोला. मेकोलर एडिमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेटिना के मिड में जैसे ही वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है, तो वहाँ पे एडिमेटस कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एक्सुडेशन होती है, तो उसको कहा जाता है मेकोलर एडिमा. एडिमा होना शुरू हो जाता है. Responsible for central vision, the macula is needed for reading, recognizing faces, and executing other activities that require fine sharp vision. अब मेकोला ने क्या करना होता है? रेटिना के मिड में पड़ा होता है,
इसमें कोई भी आप रीड कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है, कोई शार्प विजन के लिए यूज़ करना है, तो मिकोला ऐसे एरिया बिल्कुल। अगर मिकोला डैमेज हो जाएगा या मिकोलर एडीमा होना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली आप ये चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो यू कैन से कि वहाँ पे ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हो रहे होते हैं। इसलिए वो जो आप कह रहे थे ना तारे नज़र आते हैं, तो इसलिए अगर जब मेकोला डैमेज हो जाता है तो डबल विजन होना शुरू हो जाती है, एक चीज़ें दो बार नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक हेल्दी रेटिना और डायबिटिक रेटिना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मिड में मेकोला प्रेजेंट होता है, बैक रेटिना प्रेजेंट होता है और रेटिनल आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती हैं। अब इसमें माइक्रो एन्यूरिथम बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, नॉन वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाता है, न्यू ब्लड वेसल्स एंजियोजेनेसिस या न्यू वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाती है और एट द एंड क्या होता है कि हेमरेज होना शुरू हो जाता है, ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली बेटा, सर्जरी इसका चॉइस होता है, इसके अलावा कोई हल नहीं होता। ओके, अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि मोस्टली कितने परसेंट कितने लोग इसमें इफेक्टेड होते हैं, तो वी कैन इजीली डिस्कस के बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इज ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज़। पहली जो चीज़ है कि ड्यूरेशन ऑफ डिसीज़ क्या है, कि कितने अरसे से उसको डायबिटीज़ है। आफ्टर 20 years of diabetes, nearly 99% of patients with type 1 diabetes and 60% with type 2 diabetes some degree on the retinopathy। ऐसे पेशेंट्स जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है 20 ईयर्स के बाद, उनके अंदर 99% चांसेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी के होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ हैं आफ्टर 20 ईयर्स, उनके में 60% चांसेस होते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप करने के। एक्जैक्टली बेटा, विट्रेक्टोमी की जाती है, ये मैंने एंड पे लिखा हुआ है। विट्रेक्टोमी कैसे की जाती है, एक्जैक्टली गैस और ऑयल एक्जैक्टली है इंसर्ट किया जाता है और रेटिना को मजीद डी अटैचमेंट होने से बचाने के लिए। एक्जैक्टली बेटा, और ये मैसे ही होता है। वेरी गुड। आप आई में तो नहीं काम करती, ये सर्जरी करवाती हैं हमारी आई सर्जन। ओके, द पीपल विद डायबिटीज़ आर 25 टाइम्स मोर लाइकली टू बिकम ब्लाइंड दैन द जनरल पॉपुलेशन। वो लोग जो कि डायबिटिक होते हैं उनके अंदर 25 टाइम्स मोर प्रोन टू डेवलप ब्लाइंडनेस रहता दैन जनरल पॉपुलेशन। एक ऐसा बंदा जिसको डायबिटीज़ है नहीं और एक ऐसा बंदा जिसको जो कि डायबिटिक है, तो उसको 25 टाइम्स मोर प्रोन होता है टू डेवलप के डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंटेंसिव कंट्रोल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेटिनोपैथी बाई 76%। अगर हम इंटेंसिवली डायबिटिक को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, तो ये 76% रिस्क को रिड्यूस कर देती है। ये बेटा फोर्थ की लाइन्स हैं, फोर्थ में मेंशन किया हुआ है। एंड शोर्ट प्रोग्रेशन ऑफ रेटिनोपैथी बाई 54%। इंटेंसिव कंट्रोल आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्लिनिकल न्यूरोपैथी बाई 60% एंड एल्बुमिनुरिया बाई 54%। ओके वेल, ओके चलें, विट्रेक्टोमी के बारे में भी हम आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और आपने हमें भी बताना है कि ये कैसे की जाती है, राइट। ओके, these are रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ क्या है, कि कितने अरसे से उसको डायबिटीज़ है। दूसरी कंडीशन ये है कि टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। दूसरी कंडीशन ये है कि पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल, HbA1c से पता चल रहा होता है कि ब्लड शुगर उसका कंट्रोल किस तरह का है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, गुड है, बैड है, और अगर बैड है तो कितने अरसे से बैड है। एचटीएम तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं है, और बैरियर टू केयर्स, क्या वो पुअर तो नहीं है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह का है, उसको इंसुलिन मिल रही है या नहीं मिल रही, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इज देयर एनी बैरियर एग्जिस्ट टू गेट अ ट्रीटेड या टू गेट अ ट्रीटमेंट। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो दैट विल आल्सो कम्स अंडर द रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। द severity of hyperglycemia is the key alternative risk factors associated with development of diabetic retinopathy। हाइपरग्लाइसीमिया और ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा
हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा, उतना जल्दी रेटिना डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी नेफ्रोपैथी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, उतनी जल्दी न्यूरोपैथी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनको हम मेडिकेशंस के थ्रू इजीली ट्रीट कर सकते हैं। लाइक अगर हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट कर रहा है, इंसुलिन से ट्रीट करें, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से ट्रीट करें, वेट रिडक्शन से ट्रीट करें। अगर फिर भी ट्रीट नहीं हो रहा तो देन कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट। ओके, तो ये रेटिनोपैथी डेवलप कैसे होती है बेटा, ये एक डायग्राम है जिसको मैंने कोशिश तो की है कि आपके लिए और इजी कर दूं। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि दैट्स क्वाइट एनफ, क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू। पहली कंडीशन है कि जैसे ही डायबिटीज़ होएगी तो डायबिटीज़ होने के रिजल्ट में प्री क्लिनिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके अंदर मैकुलर एडीमा होना शुरू हो जाता है। और मैकुलर एडीमा क्या होता है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दे रहा होता है फॉर द विजन लॉस। अब विजन लॉस, इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर सिर्फ सिर्फ माइक्रो एनिमिज्म एग्जिस्ट करती है। देन इट विल लीव, ये बेटा प्री है, देन प्रो है, और आफ्टर दैट जिसके अंदर विट्रस हेमरेज होना शुरू हो जाता है, रेटिनल डी अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है, और न्यू वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाती है, और एट द एंड ग्लूकोमा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ग्लूकोमा होगा तो वीएन लॉस होना शुरू हो जाती है। हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो वीएन लॉस है रेटिनोपैथी होने के रिजल्ट में। तो ये सारी कंडीशंस सेम टाइम पे एग्जिस्ट करेंगी कि डायबिटीज़ हुई, प्री क्लिनिकल चेंजेस आना शुरू हो गई, उसके बाद हमें पता चल गया कि भाई डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होने वाली है। अब जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होएगी तो उसमें दो कंडीशंस कि प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू, बेटा ये इसको माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर की तरफ भी आप लेके जा सकते हैं। ओके, बेटा ये प्रोलिफरेशन पहले हो रही होती है, विजन लॉस बाद में होती है। प्रोलिफरेशन होने के बाद ये माइल्ड होती है, मॉडरेट और सवेयर प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद एट द एंड क्या होता है कि रेटिनल डी अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अजान हो रही है, चलें बेटा 3 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं, 4:50 पे अगेन इसको रिवाइज कर लेंगे। एग्जैक्टली आईसीपी भी एग्जैक्टली काज होता है। बेटा ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर मरियम, बेटा ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर की वजह से ग्लूकोमा हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी मुझे लग रहा है कि आपने इंट्राक्रेनियल मिस्टेकनली लिख दिया है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है। विट्रस फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, एग्जैक्टली बेटा ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली बेटा, एडीमा होना शुरू हो जाता है, एडीमा होने के बाद प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है। ये नॉन प्रोलिफरेटिव भी हो सकता है, प्रोलिफरेटिव भी हो सकता है। अगर प्रोलिफरेटिव होएगा तो उसमें एडीमे होने के चांसेस कम होते हैं। मैकुलर एडीमा होएगा, प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड रेटिनल डी अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। ओके ओके, बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान होने दें, उसके बाद बेटा कंटिन्यू कर लेते हैं 50 मिनट पे।
ओके, अजान हो गई है बेटा। चलें, ये डायग्राम आप लोगों को समझ आ गई है। ये इसके आगे डिटेल भी दी हुई है, नॉट वरी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी, माइक्रोवेस्कुलर पैथी दैट अकर्स that causes retinal capri-occlusion and retinal capillary leakage। अब पहली कंडीशन ये है कि रेटिनल कैप्री-ओक्लूजन होना शुरू हो जाएगी, जो कैपरी है वो ओक्लूड होना शुरू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में ये है कि रेटिनल कैपरी लीक होना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर ओक्लूजन आती है। तो ये माइक्रोवेस्कुलर ओक्लूजन, ये अगेन मैंने इसको भी डायग्रामेटिक शो करने की कोशिश की है कि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो, लेकिन अब टाइम थोड़ा है। अगर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी पैथो कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं है जो अभी हमने किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट सा एक रिव्यू ले लेते हैं। व्हाट यू से? ओके, तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं उसको थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। बाकी पैथो इंशाल्लाह हम मंडे को इसको डिस्कस कर लेंगे, रेटिनोपैथी को, कि उसकी पैथो क्या है, मैनेज कैसे किया जाता है। बेटा बिल्कुल, ग्लूकोज के मालिक्यूल डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, दैट विल लीड टू माइक्रो एनोरिथम। एनोरिथम अब नॉर्मल डायलिटेशन होना शुरू हो जाती है, और रेटिनल आर्टरी को कोई कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए ये ओक्लूड होना शुरू हो जाती है। रेटिनल कैपरी आगे ओक्लूड होना शुरू हो जाएंगी, और एट द एंड क्या होगा कि जो रेटिनल कैपरी है ना, वो उनकी वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, वो लीक आउट होना शुरू हो जाती हैं। ओके, रेटिनोपैथी में जो रेटिनल रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं बेटा? पहली तो चीज़ है कि प्रोलॉन्ग पीरियड की जो उसकी हिस्ट्री क्या है डायबिटीज़ की। दूसरा, उसका डायबिटिक कंट्रोल किस तरह का है। तीसरी कंडीशन, क्या वो हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है। इसके अलावा उसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। ये सारी कंडीशन रिस्क फैक्टर्स के अंडर आती हैं। रेटिनोपैथी कैसे होती है बेटा? रेटिनोपैथी पहली जो चीज़ है कि कोई भी पेशेंट्स जो कि डायबिटिक इन नेचर होएगा, जैसे डायबिटिक इन नेचर होएगा तो उसे जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं ना, वो रेटिनल आर्टरी के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। अब रेटिनल आर्टरी के अंदर जाएंगे तो रेटिनल आर्टरी को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर माइल्ड प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी, माइक्रो एनोरिदम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद मॉडरेट एंड प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसमें एक्सुडेशन भी होना शुरू हो जाएगी, माइक्रो एनोरिदम भी हो जाएगी, और हेमरेज भी होना शुरू हो जाएगी। और देन सवेयर जब एनोरिदम होएगी, जिसके अंदर जो रेटिना है वो डी अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी। रेटिना डी अटैचमेंट होने के रिजल्ट में ब्लाइंडनेस हो जाती है। उससे पहले भी अल्ट्रेशन हो रही होती है, विजन अल्ट्रेशन हो रही होती है, प्रॉपर विजन नहीं हो रही होती, लेकिन एट द एंड क्या होता है, जैसे रेटिनल आर्टरी डैमेज हो जाएगी, रेटिना डी अटैचमेंट होएगी, तो अल्टीमेटली पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो जाएगी। गॉट इट? ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था कि इस तरह हो सकती है। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो? बाकी आप लोग 5 मिनट एंड नमाज पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास आपके साथ तंजील कंडक्ट कर लेंगे 5 to 6 PM। इंस्टेड ऑफ दैट, एनी अदर क्वेश्चन related to diabetic retinopathy, related to diabetes, related to diabetic neuropathy, nephropathy, whatever, कोई भी पैथी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लेट मी नो, यू कैन आस्क मी। बाकी सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 4 to 5 PM। ओके, हाउ वाज लेक्चर मरियम? समझ आ गई है ना?
माइक्रो एनोरिथम बेटा, माइक्रो एनोरिथम।